फॉर्मूला लिखा ध्यान इसका। ठीक है। अब आगे लिखना बेटा, नई लाइन से स्टार डाल के अपन ने संक्रमण श्रेणी के बारे में तो लिख लिया था। ये यहाँ से अपन ने ये लास्ट लाइन ही लिखी थी बेटा कि मतलब, लेकिन लास्ट लाइन लिखी थी अपन ने, वो दूसरे तत्वों के बारे में बात कर रहे थे अपन। ये लास्ट लाइन बोल देता हूँ बेटा दोबारा। लेकिन सेकंड तथा तृतीय संक्रमण श्रेणी की धातुओं के संकुलों में कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण नष्ट नहीं होता है, इसलिए परिणामी चुंबकीय आघूर्ण में चक्रण तथा कक्षीय दोनों का योगदान होता है। ये लिखी थी ना। फिर आगे लिखा था जिसे निम्न सूत्र के द्वारा ज्ञात किया जाता है। तो बेटा ये फॉर्मूला लिखना आप एक बार, ये म्यू ई डबल एफ है बेटा, टोटल परिणामी चुंबकीय आघूर्ण को दर्शाते हैं। बेटा की माइक बंद करो अपने सभी अपने माइक बंद कर लो। ये फॉर्मूला लिख लो बेटा। ये जी अभी सभी का मतलब लिख दूंगा मैं, अभी एक बार लिख लो बस आप। जी बराबर विपाटन गुणांक होता है, मैंने पहले भी बताया होगा आपको, अपने लेंथेनाइड श्रेणी में भी काम आया था। फिर ये जे इन सब का मतलब क्या होता है अभी समझेंगे अपन। लिख लो ये फॉर्मूला। फिर यहाँ पे नीचे सभी का मतलब लिख लेना। जी बराबर होता है बेटा विपाटन गुणांक, एस बराबर हो जाएगा चक्रण कोणीय संवेग, और L बराबर हो जाएगा कक्षीय कोणीय संवेग, और J टोटल होता है इनका। J बराबर लिख लेना परिणामी कोणीय संवेग लिख लो बेटा जब तक मैं निकालता हूँ। क्या बेटा? एक बार देखा वो लेंथेनाइड में फॉर्मूला देखो बेटा। उसमें लिखा रखा होगा अपने 4th यूनिट में। भैया मेरे को दिखा तो एक बार चेक कर लेता हूँ मैं एक बार। दिखा बेटा एक बार रुक जाओ बेटा। अपन ने ये फॉर्मूला लेंथेनाइड में भी लिखा था, एक बार चेक कर लेते हैं अपन पहले। इस यूनिट में ये दे रखा है, उसमें -L+1 मैं चेक कर लेता हूँ। ये किताब वाले में क्यों गलत दे रखा है? थोड़ा टाइम लगे तो मान लेकर दवा ला दे। 1+J+1SS+1L। हाँ जब भी तो कटेगा यार ये। बेटा यहाँ पे छोटा सा काटा पीटी मत करना, यहाँ पे ना +L और L+1 लिखना, जब भी कटेगा ये, और कटने के बाद वैल्यू 1 आती है इसकी। ये कर लेना बस, +L लिखना है बेटा और कुछ नहीं करना काटा पीटी बेटा। ये अपन ने लेंथेनाइड और एक्टिनाइड में भी पढ़ा था।
हाँ तो अभी सही है ना। बहुत सी बार किताब में ये माइनस प्लस की गलती हो जाती है प्रिंट में। चलो देखो बेटा, एक बार मैं आपको थोड़ा सा और समझा दूं, फिर आगे लिखेंगे अपन इसको। देखो चुंबकीय गुण पढ़ रहे थे बेटा अपन, और चुंबकीय गुण किसके पढ़ रहे थे अपन बेटा? सेकंड और थर्ड संक्रमण श्रेणी के, ना। अब आप देखो, मैंने आपको इतना तो बता दिया था कि जैसे फर्स्ट वाली संक्रमण श्रेणी होती है ना भाई, अगर मान लो किसी के भी अपन चुंबकीय गुणों की बात करें तो चुंबकीय गुण क्या होता है? धातुओं में मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। देखो, जैसे अनुचुंबकीय होता है, प्रतिचुंबकीय होता है, लोह चुंबकीय होता है और अनुचुंबकीय, मतलब 4 प्रकार के होते हैं। और इन चुंबकीय गुणों के लिए जो गतियां होती है ना, वो 2 प्रकार की गतियां होती है। देखो, एक तो कक्षीय गति होती है और दूसरी कौन सी होती है बेटा? चक्रण गति होती है। मतलब इन दोनों प्रकार की गतियों के कारण ही क्या होता है? चुंबकीय गुण उत्पन्न होते हैं। अब अपन ने यहाँ तक बात कर ली थी कि जो प्रथम संक्रमण श्रेणी होती है ना, उसमें कौन सी गति निरस्त हो जाती है बेटा? कक्षीय गति निरस्त हो जाती है। ठीक है, तो प्रथम संक्रमण श्रेणी में ओनली जो गति बचती है ना, वो कौन सी वाली बचती है? अपनी चक्रण गति। मतलब प्रथम संक्रमण श्रेणी में जो चुंबकीय गुण उत्पन्न होंगे ना, वो कौन सी गति के कारण उत्पन्न होंगे? चक्रण गति के कारण उत्पन्न होंगे। लेकिन अपन ना द्वितीय और तृतीय संक्रमण श्रेणी की बात करें तो उसमें देखो दोनों गतियां काम करती है। उसका मैंने आपको देखो रीजन भी बता दिया था बेटा कि प्रथम संक्रमण श्रेणी में क्या होता है कि लिगेंड जब केंद्रीय धातु परमाणु पे अटैक करते हैं ना, तो केंद्रीय धातु परमाणु के जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, उनमें क्या होता है? प्रतिकर्षण बल कार्य करने लग जाता है। मतलब उनका क्या हो जाता है? परिरक्षण हो जाता है। लेकिन इसमें परिरक्षण नहीं होता है, इसमें दोनों प्रकार की गतियां एक साथ काम करती है। अब दोनों प्रकार की गतियां जब एक साथ काम करती है ना बेटा, तो फिर इसका जो चुंबकीय सूत्र होगा ना, मतलब चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करने का, भाई उसका तो क्या लिखाया था बेटा मैंने? म्यूएस बराबर, ठीक है ना, उसके बाद अंडर रूट के अंदर n+1, ठीक है ना, ये वाला फॉर्मूला लिखाया था उनका। तो देखो म्यूएस का मतलब, एस का मतलब होता है बेटा स्पिन। इसका मतलब प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों में जो चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होगा ना, वो केवल एक ही गति के कारण उत्पन्न होगा, मतलब चक्रण गति के कारण उत्पन्न होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखो ये फॉर्मूला चेंज हो जाता है बेटा। म्यू ई डबल एफ का मतलब क्या होता है? टोटल। ठीक है, मतलब टोटल परिणामी चुंबकीय आघूर्ण। अब टोटल परिणामी चुंबकीय आघूर्ण कौन सी गतियों के कारण निकलेगा बेटा? दोनों के कारण। भाई कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण होता है, तो कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण को तो अपन किससे डिनोट करते हैं बेटा? कक्षीय का मतलब होता है लेटीट्यूड, तो इसको म्यू एल से। ठीक है, और चक्रण चुंबकीय आघूर्ण होता है तो इससे किससे डिनोट करते हैं? म्यू एस से। मतलब दोनों का टोटल होता है ना, तो म्यू ई डबल एफ से दर्शाते हैं। अब देखो यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है बेटा, म्यू ई डबल एफ बराबर जी, अंडर रूट के अंदर लिखा हुआ है देखो जे+1। तो देखो आप जी का मतलब होता है बेटा विपाटन गुणांक। ठीक है, जब आप इन सारों को काटोगे ना बेटा, नीचे वाली संख्या से काटोगे ना, तो काटने के बाद क्या होगा? मतलब इनकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी? 1 आ जाएगी। मतलब विपाटन गुणांक का जो मान होता है ना, जब न्यूमेरिकल करते हैं तब आता है, फिजिक्स में काम आता है। विपाटन गुणांक का मान कितना होता है बेटा? 2 होता है। ठीक है ना। अब आप देखो पहले तो यहाँ जी का मतलब तो विपाटन गुणांक, एस का मतलब हो गया देखो चक्रण कोणीय संवेग, इसका मतलब एस को बोलते हैं अपन स्पिन। इसका मतलब कौन सी वाली क्वांटम संख्या की बात हो रही है बेटा? चक्रण क्वांटम संख्या की। देखो आपने क्वांटम संख्या पढ़ी होगी, 4 प्रकार की होती है। मुख्य क्वांटम संख्या होती है, दिगंतीय क्वांटम संख्या होती है, चक्रण क्वांटम संख्या होती है, और कौन सी होती है बेटा? चुंबकीय क्वांटम संख्या होती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एस का मतलब चक्रण कोणीय संवेग होता है, तो सीधी सी बात है बेटा चक्रण गति है। एल का मतलब क्या होता है? कक्षीय कोणीय संवेग होता है, इसका मतलब सीधी सी बात है कक्षीय गति है। ठीक है, और जे का मतलब क्या होता है? परिणामी कोणीय संवेग, इसका मतलब दोनों का टोटल करने के बाद प्राप्त होने वाला। ठीक है, तो ध्यान रखना ये फॉर्मूला बेटा, जी बराबर 1 प्लस फिर जे+1, ठीक है, एस+1, फिर एल+1। ठीक है, फिर नीचे आ रहा है 2j+1। एक बार लिख के देखना बेटा आप एक बार इसको। तो ये फॉर्मूला किसके लिए यूज करते हैं बेटा? लेंथेनाइड में भी लिखा था, ध्यान हो तो आपको, लेंथेनाइड व एक्टिनाइड। ठीक है, और किसकी बात हो रही है बेटा? सेकंड एंड थर्ड की। तो आप कंफ्यूजन मत होना बेटा पेपर में, ओनली प्रथम संक्रमण श्रेणी में। ठीक है, ओनली प्रथम संक्रमण श्रेणी के लेवल केवल इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। ठीक है ना, बाकी लेंथेनाइड में अगर मान लो आपके चुंबकीय गुण आ जाए, एक्टिनाइड में आ जाए, द्वितीय और तृतीय संक्रमण श्रेणी का आ जाए, तो ध्यान रखना फॉर्मूला कौन सा लिखोगे बेटा? ये वाला लिखोगे। ठीक है, इस बार पेपर में ये वाला आया है, तो मतलब अभी जो पेपर हुआ है उसमें ये वाला आया है, मतलब प्रथम संक्रमण श्रेणी के चुंबकीय गुण ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। ठीक है, तो शायद दूसरी बार ये आ जाए तो 1 नंबर में पूछा जाता है अधिकतर। चलो आगे लिखो बेटा। अब जो भी आपने फॉर्मूला लिखा है ना, उसके जस्ट बाद लिखना प्रथम संक्रमण श्रेणी, नेक्स्ट लाइन से लिखना बेटा स्टार डाल के,
प्रथम संक्रमण श्रेणी की धातुओं के संकुलों का चुंबकीय व्यवहार प्रथम संक्रमण श्रेणी की धातुओं के संकुलों का चुंबकीय व्यवहार प्रथम संक्रमण श्रेणी की धातुओं के संकुलों का चुंबकीय व्यवहार लिगेंडों की प्रकृति से प्रथम संक्रमण श्रेणी की धातुओं के संकुलों का चुंबकीय व्यवहार लिगेंडों की प्रकृति से प्रभावित होता है। लिगेंडों की प्रकृति से प्रभावित होता है। लिगेंडों की प्रकृति से प्रभावित होता है। फिर आगे लिखना, क्योंकि प्रबल लिगेंडों की उपस्थिति में निम्न चक्रण संकुल का निम्न चक्रण संकुल का निर्माण होता है। प्रबल लिगेंडों की उपस्थिति में निम्न चक्रण संकुल का निर्माण होता है। निम्न चक्रण संकुल का निर्माण होता है। फिर आगे लिखना, जिसके कारण निम्न चक्रण संकुल का निर्माण होता है, जिसके कारण इनमें प्रतिचुंबकीय गुण प्रदर्शित होते हैं। जिसके कारण इनमें प्रतिचुंबकीय गुण प्रदर्शित होते हैं। प्रतिचुंबकीय गुण प्रदर्शित होते हैं। फिर आगे लिखना इसी में कंटिन्यू, लेकिन दुर्बल लिगेंडों की उपस्थिति में उच्च चक्रण संकुल का निर्माण होता है। लेकिन दुर्बल लिगेंडों की उपस्थिति में उच्च चक्रण संकुल का निर्माण होता है। लेकिन दुर्बल लिगेंडों की उपस्थिति में उच्च चक्रण संकुल का निर्माण होता है। उच्च चक्रण संकुल का निर्माण होता है, जिसके कारण ये उच्च चक्रण संकुल का निर्माण होता है, जिसके कारण ये अनुचुंबकीय व्यवहार दर्शाते हैं। जिसके कारण ये अनुचुंबकीय व्यवहार दर्शाते हैं। अनुचुंबकीय व्यवहार दर्शाते हैं। फिर आगे लिखना बेटा, लेकिन द्वितीय तथा तृतीय संक्रमण श्रेणी की धातुओं के संकुलों का आज नहीं आई ना वो पहले, फिर वापस इधर ही गया। द्वितीय तथा तृतीय संक्रमण श्रेणी की धातुओं के संकुलों का चुंबकीय व्यवहार द्वितीय तथा तृतीय संक्रमण श्रेणी की धातुओं का चुंबकीय व्यवहार लिगेंडों से प्रभावित नहीं होता है। लिगेंडों से प्रभावित नहीं होता है। लिगेंडों से प्रभावित नहीं होता है। इसलिए ये धातुएं हमेशा उचित चक्रण संकुलों का निर्माण करती है। इसलिए ये धातु हमेशा उच्च चक्रण संकुलों का निर्माण करती है। इसलिए ये धातु हमेशा उच्च चक्रण संकुलों का निर्माण करती है। अब बेटा इसके नीचे रेड पेन से निशान कर लेना, जहां जहां से भी क्वेश्चन बनता है मैं बता दूंगा आपको। ये लास्ट में एक लाइन लिखी ना, उच्च चक्रण संकुलों का निर्माण करती है, इसमें क्वेश्चन बताता हूँ आपको। पहले एक बार इसको समझते हैं, फिर अभी देखते हैं अपन।
देखो ऐसा क्वेश्चन आता है अक्सर, जैसे पहले 2018 वाले पेपर में भी ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको कि मतलब सेकंड व थर्ड संक्रमण श्रेणी के तत्वों के द्वारा हमेशा उच्च चक्रण संकुल प्रदर्शित किया जाता है। मतलब द्वितीय तथा तृतीय संक्रमण श्रेणी के तत्वों के द्वारा हमेशा उच्च चक्रण संकुल प्रदर्शित किया जाता है, जबकि पश्च संक्रमण श्रेणी के तत्वों के द्वारा मतलब निम्न तथा उच्च चक्रण दोनों प्रदर्शित किए जाते हैं। ठीक है, मतलब निम्न भी किया जाता है और उच्च चक्रण संकुल भी प्रदर्शित किया जाता है, मतलब दोनों प्रकार के संकुल प्रदर्शित किए जाते हैं। तो इसका कारण लिखना है बेटा अपन को। ठीक है, अब देखो अगर मान लो 5 नंबर में क्वेश्चन आएगा ना आपके, तो ये जो अभी लाइनें लिखी है वही नहीं लिखनी है अपन को, क्योंकि देखो पहले आप इसका रीजन समझो कि भाई पहले तो आपको ये बताना पड़ेगा कि प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्व होते हैं ना, वो दोनों प्रकार के संकुल क्यों प्रदर्शित करते हैं, मतलब निम्न भी करते हैं और उच्च प्रकार का भी करते हैं। तो पहले तो आप यो देखो कि ये निम्न चक्रण संकुल और उच्च चक्रण संकुल क्या होता है। अपन ने तीसरे लेसन में पढ़ा था बेटा, पढ़ा था नहीं पढ़ा था? देखो एक बार पढ़वा करोगे ना, देखा ना, पढ़े को मिलता मतलब एक यूनिट खत्म हुई भी उसको आप थोड़ी लगाते होंगे आप। एक बार घर पे देखा करो बेटा, तीसरे लेसन में देखो आप एक बार ये टॉपिक अभी एक निम्न चक्रण संकुल पढ़ाया था आपने और एक उच्च चक्रण संकुल पढ़ाया था। कौन से टॉपिक के अंदर पढ़ा था याद आ रहा हो तो बेटा अपन ने वीबीटी सिद्धांत के अंदर, वीबीटी सिद्धांत के अंदर अपन ने ये टॉपिक पढ़ा था। तो आप देखो निम्न चक्रण संकुल क्या होता है, उच्च चक्रण संकुल क्या होता है, पहले दोनों के बारे में बात करते हैं अपन। तो अगर मान लो कोई सा भी संकुल यौगिक का निर्माण हो रहा हो, ध्यान से देखना आपको याद आ जाएगा अभी। अगर मान लो किसी भी संकुल यौगिक का निर्माण हो रहा हो, ठीक है, और संकुल यौगिक के निर्माण के दौरान अगर मान लो देखो प्रबल लिगेंडों का यूज हो रहा हो, किसी भी संकुल यौगिक का निर्माण हो रहा हो, संकुल यौगिक के निर्माण के दौरान प्रबल लिगेंडों का यूज हो रहा हो, ठीक है। जैसे अगर मान लो संकुल यौगिक ऐसे बन रहा हो बेटा Na, ठीक है ना, मतलब Na और ब्रैकेट में लिख देता हूं मैं CN4, ऐसा कोई संकुल यौगिक हो, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे देखो साइन आई रहना, साइन क्या होता है, प्रबल लिगेंड होता है, ठीक है। तो अगर मान लो किसी भी संकुल यौगिक के निर्माण के दौरान किसी प्रबल लिगेंड का यूज हो रहा हो, प्रबल लिगेंड जो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में पले आते हैं, जैसे मैंने आपको 2-4 उदाहरण तो याद करने के लिए बोला था, जैसे कार्बोनिल होता है CO क्या होता है और CN, ये दो तो याद ही रखना आप, CO और CN, तो ये प्रबल लिगेंड होते हैं, ठीक है। तो अगर मान लो संकुल यौगिकों के निर्माण के दौरान प्रबल लिगेंडों का यूज हो रहा हो ना, तो वो क्या करते हैं बेटा, द्विकक्षों में क्या करते हैं बेटा, वो इलेक्ट्रॉनों का युग्मन करवा देते हैं। द्विकक्षों में क्या करवा देते हैं, वो इलेक्ट्रॉनों का युग्मन करवा देते हैं, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉनों का युग्मन करवाते हैं ना, तो उनके कारण जो चक्रण प्रदर्शित होता है ना, वो कौन सा वाला चक्रण प्रदर्शित होता है बेटा, निम्न चक्रण। कौन सा वाला चक्रण प्रदर्शित होता है, उनके कारण निम्न चक्रण प्रदर्शित होता है। अब जब आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि डी कक्षों में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन हो जाएगा, तो पीछे वाले जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रहेंगे ना, वो आगे वाले डिब्बों में चले जाएंगे, आगे वाले कक्षों में, तो सारे इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं बेटा, युग्मित हो जाते हैं। और युग्मित होने के बाद जो गुण मतलब चुंबकीय गुण प्रकार प्राप्त होगा आपको, वो कौन सा प्राप्त होगा बेटा, प्रतिचुंबकीय। कौन सा प्राप्त होगा आपको, प्रतिचुंबकीय, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, अगर मान लो कोई भी संकुल यौगिक के निर्माण के दौरान प्रबल लिगेंड का यूज होता है, कौन से लिगेंड का, प्रबल लिगेंड का, जैसे कार्बोनिलो या फिर साइनो होता है, ठीक है ना, तो फिर क्या होता है बेटा, वो प्रबल लिगेंड है ना, डी कक्षों में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन करवा देते हैं। क्या करवा देते हैं, डी कक्षों में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन करवा देते हैं, और उसके कारण कौन सा वाला संकुल प्रदर्शित होता है बेटा, निम्न चक्रण संकुल प्रदर्शित होता है। और युग्मित हो जाएंगे ना सारे इलेक्ट्रॉन, तो कौन सा गुण रहेगा, वो प्रतिचुंबकीय गुण रहेगा, ठीक है ना। फिर दूसरा देखो बेटा, अगर मान लो किसी भी संकुल यौगिक के निर्माण के दौरान, अगर मान लो किसी भी संकुल यौगिक के निर्माण के दौरान, ठीक है, कौन से वाले लिगेंड का यूज हो रहा हो बेटा, दुर्बल लिगेंड। कौन से वाले लिगेंड का यूज हो रहा हो, दुर्बल लिगेंड का यूज हो रहा हो, ठीक है ना। जैसे दुर्बल लिगेंड अपन लास्ट वाले को मानते हैं, जैसे पता है ना, फ्लोरीन होता है बेटा, क्लोरीन होता है, ब्रोमीन होता है, आयोडीन होता है, इन सबको X बराबर चारों तत्व होते हैं, तो चारों को अपन क्या मानते हैं, दुर्बल लिगेंड मानते हैं, ठीक है। तो अगर मान लो संकुल यौगिक के निर्माण के दौरान दुर्बल लिगेंड का यूज हो रहा हो, जैसे ये दुर्बल लिगेंड के उदाहरण है, ठीक है, तो फिर क्या होगा, आपको याद है, द्विकक्षों के इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं होगा। द्विकक्षों के इलेक्ट्रॉनों का क्या होगा बेटा, युग्मन नहीं होगा, ठीक है ना। और द्विकक्षों के इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं होता, तो कौन सा वाला चक्रण प्रदर्शित होता है, उच्च चक्रण संकुल प्रदर्शित होता है।
अब आप सोचो जब डी कक्षकों के इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं होगा तो कौन सा वाला गुण प्रदर्शित होगा बेटा? अनुचुंबकीय। कौन सा वाला गुण प्रदर्शित होगा? अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित होगा। ये अपन कौन सी यूनिट में पढ़ चुके बेटा? तीसरी यूनिट में पढ़ चुके, ठीक है ना। अब अपने क्वेश्चन ये था, देखो ये क्वेश्चन बहुत सी बार आता है, आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो। ये मैंने आपको निम्न चक्रण और उच्च चक्रण संकुल दोनों के बारे में बता दिया भाई ये क्या होता है। अब देखो क्या क्या लिखना है आपको मैं बताता हूँ भाई। आपको क्वेश्चन ऐसा मिलेगा देखो कि द्वितीय और तृतीय संक्रमण श्रेणी के द्वारा हमेशा उच्च चक्रण संकुल प्रदर्शित किया जाता है, लेकिन प्रथम संक्रमण श्रेणी के द्वारा निम्न और उच्च चक्रण दोनों प्रदर्शित किए जाते हैं, ठीक है। इसका कारण लिखिए। तो देखो पहले तो आपको ये बताना है बेटा कि जो प्रथम संक्रमण श्रेणी होती है ना, तो प्रथम संक्रमण श्रेणी में चुंबकीय गुण उत्पन्न होने का कारण केवल एक ही प्रकार की गति होती है, ठीक है ना। कौन सी वाली गति होती है बेटा? वो चक्रण गति होती है। कौन सी गति होती है? वो चक्रण गति, ठीक है। तो चक्रण गति होती है, लेकिन आप इसमें ध्यान देना कि अगर मान लो किसी भी केंद्रीय धातु परमाणु के ऊपर, केंद्रीय धातु परमाणु के ऊपर अगर मान लो दो प्रकार का लिगेंड अटैक कर रहा है, यहाँ पे कितने प्रकार का कर रहा है? दो प्रकार का। कि अगर मान लो प्रबल लिगेंड अटैक करेगा, तो प्रबल लिगेंड अटैक करता है तो ये कौन सा वाला चक्रण प्रदर्शित करते हैं बेटा? निम्न चक्रण प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। अगर मान लो प्रबल लिगेंड अटैक करेगा तो निम्न चक्रण प्रदर्शित करेगा, ठीक है ना। और निम्न चक्रण प्रदर्शित करता है ना, तो इनके चुंबकीय गुण कौन से हो जाते हैं? अभी थोड़ी देर पहले बताया था ना मैंने, कौन से चुंबकीय गुण हो जाते हैं बेटा? इनके प्रति चुंबकीय हो जाते हैं। कौन से हो जाएंगे? प्रति चुंबकीय, ठीक है। और अगर मान लो मेटल के ऊपर दुर्बल लिगेंड अटैक कर रहा है, अगर मान लो मेटल के ऊपर कौन सा वाला लिगेंड अटैक कर रहा है बेटा? दुर्बल लिगेंड अटैक कर रहा है, ठीक है ना। तो कौन सा वाला चक्रण प्रदर्शित करने लग जाते हैं? ये उच्च चक्रण प्रदर्शित करने लग जाते हैं। और उच्च चक्रण प्रदर्शित करने के कारण कौन सा गुण प्रदर्शित होता है बेटा? अनुचुंबकीय, ठीक है। तो ये तो आपने ना प्रथम संक्रमण श्रेणी के बारे में लिख दी। ज्यादा भी लिख सकते हो आप, स्टार्टिंग वहां से कर सकते हो कि किसी भी धातु में चुंबकीय गुण उत्पन्न होने का कारण दो प्रकार की गतियां होती है, ठीक है ना। दोनों की डेफिनेशन लिख सकते हो अगर मान लो आपके पास समय है तो, ठीक है। फिर डेफिनेशन लिखने के बाद आप प्रथम संक्रमण श्रेणी के बारे में बता सकते हो। फिर प्रथम संक्रमण श्रेणी में एक नष्ट हो जाती है, एक कैसा होता है, ठीक है। फिर आपसे पूछा गया है बेटा कि द्वितीय और तृतीय में केवल उच्च चक्रण संकुल ही क्यों प्रदर्शित होता है? तो ध्यान देना कि द्वितीय और तृतीय संक्रमण श्रेणी होती है ना, उसमें क्या होता है बेटा? जो चुंबकीय गुण उत्पन्न होते हैं ना, वो चुंबकीय गुण उत्पन्न होने का जो रीजन होता है ना, दोनों प्रकार की गतियां होता है, ठीक है ना। दोनों प्रकार की गतियां रहेगी, ठीक है ना। क्योंकि उसमें क्या होता है, कोई सी भी गति निरस्त नहीं होती, दोनों गतियां काम करती है। चक्रण गति भी कार्य करती है और जो कक्षीय गति रहती है वो भी कार्य करती है, ठीक है। तो दोनों के कारण क्या होता है, मतलब है ना, प्रबल लिगेंड भी काम करेगा वहां पे, ठीक है ना। और कौन सा लिगेंड भी काम करेगा बेटा? दुर्बल लिगेंड भी कार्य करेगा, ठीक है। लेकिन हम इसको क्या करेंगे? उच्च चक्रणीय संकुल प्रदर्शित करेंगे। ऐसा इसलिए होता है बेटा क्योंकि जो द्वितीय और तृतीय संक्रमण श्रेणी होती है ना, द्वितीय और तृतीय संक्रमण श्रेणी होती है, उनमें क्या होता है? हमेशा चुंबकीय गुणों की वैल्यू क्या होगी? ज्यादा प्राप्त होगी। क्योंकि इसमें क्या होगा? दोनों प्रकार की गतियां काम कर रही है, मतलब कक्षीय गति भी काम कर रही है और जो अक्षीय गति होती है वो भी काम कर रही है। तो उसमें निरस्त होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। उसमें आप डायरेक्टली लिख सकते हो कि मतलब द्वितीय और तृतीय संक्रमण श्रेणी के जो तत्व होते हैं ना, उनके द्वारा जो संकुलों का निर्माण किया जाता है वो मतलब है ना लिगेंड से ज्यादा प्रभावित नहीं होते। भाई पहले में तो लिख ही लिया अपन ने कि प्रथम संक्रमण श्रेणी के जो तत्व होते हैं ना, तो वो तो क्या होते हैं? लिगेंड से प्रभावित होते हैं, ठीक है ना। मतलब लिगेंड अटैक करेगा उससे प्रभावित होगा। लेकिन द्वितीय और तृतीय संक्रमण श्रेणी के तत्व होते हैं ना, वो लिगेंड से क्या होते हैं? प्रभावित नहीं होते। इसलिए हमेशा क्या करते हैं बेटा? वो उच्च चक्रण संकुल प्रदर्शित करते हैं। मतलब कुल मिला के आप और ज्यादा लिख सकते हो कि द्वितीय और तृतीय संक्रमण श्रेणी में जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रहेंगे ना, उनका परिरक्षण नहीं होगा। परिरक्षण का मतलब वो निरस्त नहीं होंगे। निरस्त होने के बाद ही तो दोनों प्रदर्शित होते हैं एक साथ। अगर निरस्त नहीं होंगे तो हमेशा क्या करेंगे बेटा? वो उच्च चक्रण संकुल का निर्माण करेंगे। तो ये क्वेश्चन याद रखना आपको ध्यान से। समझ में आ गया बेटा? रिप्लाई करो। यस सर। चलो फिर है ना, इसके बाद और लिखना नेक्स्ट लाइन से स्टार डाल के। इसी में लिखना है बेटा, नेक्स्ट लाइन से स्टार डाल के लिखना, प्रथम संक्रमण श्रेणी की धातुओं के, नेक्स्ट लाइन से स्टार डाल के लिखना, प्रथम संक्रमण श्रेणी, नेक्स्ट लाइन से स्टार डाल के लिखना, प्रथम संक्रमण श्रेणी की धातुओं के संकुलों का, प्रथम संक्रमण श्रेणी की धातुओं के संकुलों का चुंबकीय व्यवहार
प्रथम संक्रमण श्रेणी की धातुओं का चुंबकीय व्यवहार ताप से प्रभावित नहीं होता है, टेम्परेचर। प्रथम संक्रमण श्रेणी की धातुओं के संकुलों का चुंबकीय व्यवहार ताप से प्रभावित नहीं होता है, टेम्परेचर लिखना बेटा। ताप से प्रभावित नहीं होता है, ताप से प्रभावित नहीं होता है, लेकिन द्वितीय तथा तृतीय संक्रमण श्रेणी, द्वितीय तथा तृतीय संक्रमण श्रेणी की धातुओं के संकुलों का, द्वितीय तथा तृतीय संक्रमण श्रेणी की धातुओं के संकुलों का, द्वितीय तथा तृतीय संक्रमण श्रेणी की धातुओं के संकुलों का चुंबकीय व्यवहार, द्वितीय तथा तृतीय संक्रमण श्रेणी की धातुओं का चुंबकीय व्यवहार ताप से अधिक प्रभावित होता है। चुंबकीय व्यवहार ताप से अधिक प्रभावित होता है, ताप से अधिक प्रभावित होता है, क्योंकि इन संकुलों में ताप से अधिक प्रभावित होता है क्योंकि इन संकुलों में धातु के डी विन्यास का, क्योंकि इन संकुलों में धातु के डी विन्यास का अनेक अवस्थाओं में, धातु के डी विन्यास का अनेक अवस्थाओं में प्रभावी विपाटन, अनेक अवस्थाओं में प्रभावी विपाटन संपन्न होता है। अनेक अवस्थाओं में प्रभावी विपाटन संपन्न होता है, प्रभावी विपाटन संपन्न होता है। फिर आगे लिखना अतः ताप में अल्प वृद्धि से ही, अतः ताप में अल्प वृद्धि से ही, अतः ताप में अल्प वृद्धि से ही ऊर्जा अवस्थाओं के मध्य, अतः ताप में अल्प वृद्धि से ही ऊर्जा अवस्थाओं के मध्य, अतः ताप में अल्प वृद्धि से ही ऊर्जा अवस्थाओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों के संक्रमण के कारण, अतः ताप में अल्प वृद्धि से ही ऊर्जा अवस्थाओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों के संक्रमण के कारण, इलेक्ट्रॉनों के संक्रमण के कारण युग्मित तथा अयुग्मित, इलेक्ट्रॉनों के संक्रमण के कारण युग्मित तथा अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, युग्मित तथा अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, युग्मित तथा अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या परिवर्तित हो जाती है, युग्मित तथा अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या परिवर्तित हो जाती है, युग्मित तथा अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या परिवर्तित हो जाती है। फिर इसी में लिखना बेटा और इसी कारण चुंबकीय गुणों में भी परिवर्तन हो जाता है, और इसी कारण चुंबकीय गुणों में भी परिवर्तन हो जाता है। और इसी कारण चुंबकीय गुणों में भी परिवर्तन हो जाता है। तो देखो बेटा यहाँ से भी क्वेश्चन आया हुआ है एक बार 2016 में, ये लाइन भी आई हुई है। तो देखो आप एक बार मतलब अपने क्वेश्चन क्या बनेगा यहाँ से, और 2016 में आया था ये भी क्वेश्चन कि मतलब प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्व होते हैं, तो प्रथम संक्रमण श्रेणी के जो तत्व होते हैं वो ताप से अप्रभावित रहते हैं। मतलब प्रथम संक्रमण श्रेणी के जो तत्व होते हैं वो ताप से अप्रभावित रहते हैं, ठीक है। जबकि द्वितीय और तृतीय संक्रमण श्रेणी के जो तत्व होते हैं ना वो क्या होते हैं, देखो ताप से अधिक मात्रा में प्रभावित होते हैं, ताप से अधिक मात्रा में प्रभावित होते हैं। तो इसका अपन को कारण लिखना है, ठीक है। इसका अपन को क्या करना है बेटा, कारण लिखना है।
अब देखो ये है ना 5 नंबर में पूछा जाएगा, तो इन लाइनों से काम नहीं चलता, क्योंकि देखो आप चुंबकीय गुण पढ़ रहे हो ना, तो अपन अगर मान लो कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं और अगर मान लो कोई क्वेश्चन टॉपिक के बीच में से बना के दिया जाता है ना, तो पहले तो अपन टॉपिक की स्टार्टिंग करेंगे ना भाई। जैसे अगर मान लो चलो आपको पूरा टॉपिक ऐसे दे दिया जाए भाई, चुंबकीय गुणों को विस्तार से समझाओ आप, ठीक है ना, तभी तो क्या करोगे आप, आंसर लिखोगे तो पहले स्टार्टिंग से लिखोगे भाई चुंबकीय गुण कैसे उत्पन्न होते हैं, उसका रीजन भी तो लिखेंगे ना अपन। लेकिन अगर मान लो जैसे ऐसे क्वेश्चन बीच में से बना के दे दिए जाते हैं ना, तब भी आपको थोड़ा बहुत तो आगे से लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि उसको पता तो लगना चाहिए ना पेपर वाले को भाई ये क्वेश्चन चुंबकीय गुणों से रिलेटेड है, ठीक है। क्योंकि इसमें क्वेश्चन में तो देखो कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ भाई ये क्वेश्चन आपके चुंबकीय गुणों से रिलेटेड है, ठीक है। तो स्टार्टिंग करोगे ना आप, तो स्टार्टिंग में क्या होगा बेटा, सब रीजन लिखना पड़ता है भाई। मतलब किसी भी तत्वों में अगर मान लो चुंबकीय गुण उत्पन्न होते हैं तो उसमें 2 प्रकार की गतियां होती है, सारा सिस्टम लिखना आप, ठीक है। फिर लिखने के बाद आपको है ना सिस्टम को रिलेटेड कहाँ से करोगे, प्रथम संक्रमण श्रेणी से। भाई प्रथम संक्रमण श्रेणी में एक गति नष्ट हो जाती है, ऐसा हो जाता है, और इसमें दोनों में नष्ट नहीं होती, फिर आपका रीजन समझ में आएगा। फिर आप लिखोगे भाई प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्व क्या होते हैं, ताप से अप्रभावित रहते हैं, मतलब इनके ऊपर क्या होता है, ताप का प्रभाव नहीं पड़ता। तो मैंने अभी आपको रीजन लिखा है, देखो ठीक है। तो रीजन में देखो मेन कारण यहाँ पर ये है कि मतलब ये ताप से अप्रभावित रहते हैं, इसका रीजन देखो आप ध्यान से। तो आप ध्यान से एक चीज देखोगे ना, तो आपको एक टॉपिक याद आ रहा होगा बेटा, जो मैंने प्रथम संक्रमण श्रेणी में पढ़ाया था आपको। कौन सा टॉपिक याद आ रहा होगा आपको, डीडी संक्रमण, ठीक है ना। अपन एक सिद्धांत पढ़ा था बेटा, डीडी संक्रमण सिद्धांत, ठीक है ना। डीडी संक्रमण सिद्धांत पढ़ा था अपन ने। अब देखो पहले कि प्रथम संक्रमण श्रेणी भी डी ब्लॉक का तत्व होता है, ठीक है ना, और द्वितीय और तृतीय संक्रमण श्रेणी होती है ना, वो भी डी ब्लॉक के तत्व ही रहते हैं, ठीक है ना। अब आपको याद होगा बेटा डी कक्षक कितने प्रकार का होता है, 5 प्रकार का। डी कक्षक कितने प्रकार का होता है, 5 प्रकार का होता है। नाम बता दूं मैं आपको एक बार, कौन कौन सा होता है, डी जेड स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, फिर उसके बाद क्या होता है बेटा डी एक्स वाई, फिर होता है डी वाई जेड, और फिर क्या होता है बेटा डी जेड एक्स स्क्वायर। अब पहले तो स्टार्टिंग में क्या होता है बेटा, इन चारों प्रकार के डी कक्षकों की ऊर्जाएं क्या होती है, समान होती है। मतलब चारों प्रकार के डी कक्षकों की ऊर्जाएं क्या रहती है, एक जैसी रहती है, ठीक है ना। लेकिन जब है ना डी कक्षक किसका है बेटा, ये मेटल का। मेटल का मतलब क्या होता है, जिस वर्ग का आप संकुल बनेगा उस संकुल में जो केंद्रीय धातु परमाणु होगा ना, उसके पास डी कक्षक रहेगा। और डी कक्षक कितने प्रकार का रहेगा, 5 प्रकार का। अब संकुल में आपको याद है कि लिगेंड भी तो होता है एक। संकुल में क्या होता है आपको याद होगा, लिगेंड भी रहता है। जैसे अभी मैंने आपको 2 फॉर्मूले लिखे थे, ठीक है ना, दुर्बल लिगेंड और प्रबल लिगेंड दोनों रहते हैं, ठीक है ना। अब ध्यान रखना बेटा, जहां तक लिगेंड है ना केंद्रीय धातु परमाणु के डी कक्षक पे अटैक नहीं करेगा ना, मतलब लिगेंड रहेगा तो लिगेंड जहां तक केंद्रीय धातु परमाणु के डी कक्षक पे अटैक नहीं करता ना, वहां तक है ना इन सभी कक्षकों की ऊर्जाएं क्या रहती है बेटा, एक जैसी रहती है, ठीक है ना। मतलब लिगेंड जहां तक केंद्रीय धातु परमाणु के डी कक्षक पे अटैक नहीं करेगा ना, वहां तक तो क्या रहेगी, इनकी 5 कक्षकों की ऊर्जाएं समान रहेगी, ठीक है ना। लेकिन जैसे ही लिगेंड है ना केंद्रीय धातु परमाणु के डी कक्षक पे अटैक कर देता है ना, तो अटैक करने के बाद क्या होता है बेटा, इनकी ऊर्जाएं है ना, मतलब ऊर्जाएं अलग अलग हो जाएगी। इसका मतलब एक शब्द का यूज किया जाता है बेटा कि जहां तक लिगेंड अटैक नहीं करता वहां तक तो क्या होता है, समभ्रंशता बनी रहती है। लिखाया था मैंने आपको, समभ्रंशता का मतलब क्या होता है, ऊर्जा एक जैसी रहेगी। बट अटैक करने के बाद इनकी समभ्रंशता क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। समाप्त होने का मतलब क्या होता है बेटा, कि जो ये 5 प्रकार के डी कक्षक होते हैं ना, तो 5 प्रकार के डी कक्षकों का विभाजन है ना कितने भागों में हो जाएगा, 2 भागों में। मतलब 2 कक्षक अलग हो जाते हैं बेटा, इनका विभाजन हो जाता है। 2 कक्षक अलग हो जाते हैं, मतलब 2 कक्षकों को तो बोलते हैं अपन उच्च ऊर्जा कक्षक, और 3 कक्षकों को बोलते हैं बेटा अपन निम्न ऊर्जा कक्षक। उच्च ऊर्जा कक्षकों में कौन कौन से आते हैं बेटा, डी जेड स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर। और निम्न ऊर्जा कक्षकों में कौन से आते हैं बेटा, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, और कौन सा आता है बेटा, डी जेड एक्स आता है। अब यहाँ पे बात ये आ रही थी, देखो ये तो मैंने बेसिक बताया आपको, बात ये आ रही थी कि प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्व ताप से अप्रभावित रहते हैं, ठीक है ना। तो ताप से अप्रभावित इसलिए रहते हैं बेटा क्योंकि इनका क्या होता है, देखो प्रभावी विपाटन संपन्न नहीं होता। कौन सा विपाटन संपन्न नहीं होता है इनमें, प्रभावी विपाटन। विपाटन तो होता है, देखो कराता ना अपन ने डीडी संक्रमण सिद्धांत है ना, पहली यूनिट में तो पढ़ा। तो विपाटन तो संपन्न होगा लेकिन प्रभावी विपाटन संपन्न नहीं होगा। इसका मतलब विपाटन के दौरान जो ऊर्जा मुक्त होगी ना, ऊर्जा मुक्त होने का भी रीजन बताऊं, देखो मैं आपको ध्यान से समझो, आपको ये क्वेश्चन बहुत सी बार आता है। देखो विपाटन कैसे होता है बेटा, इधर देखो आप एक बार। विपाटन होने का मतलब क्या होता है कि जैसे ये डी कक्षक है ना, पहले यहाँ पे कितने प्रकार का रहेगा, 5 प्रकार का ही रहेगा,
ठीक है ना। अब 5 प्रकार का रहेगा, तो जैसे आप सोचो थोड़ी देर के लिए कि मतलब ये है ना मेटल का डी कक्षक है, ये मेटल का डी कक्षक है, 5 प्रकार का हो गया, और ये अपन ने लिगेंड ले रखा है। तो ये मेटल का जो डी कक्षक है ना कितने प्रकार का है बेटा, 5 प्रकार का। तो जैसे ये लिगेंड है ना मेटल के डी कक्षकों पे अटैक करेगा ना, तो अटैक करने के बाद ये है ना कितने भागों में बढ़ जाएगा बेटा, 2 भागों में बढ़ जाएगा, जिसको एक भाग को तो बोलते हैं अपन ईजी, और दूसरे भाग को क्या बोलते हैं बेटा, T2G। ईजी का मतलब होता है देखो निम्न ऊर्जा कक्षक, ठीक है ना, और T2G का मतलब क्या होता है बेटा, उच्च ऊर्जा कक्षक, ठीक है। तो हमेशा है ना निम्न ऊर्जा कक्षक क्या होता है, नीचे की तरफ लेके जाते हैं, हमेशा निम्न ऊर्जा कक्षक कहाँ पे लेके जाते हैं बेटा, नीचे की तरफ लेके जाते हैं। और जो उच्च ऊर्जा कक्षक होते हैं ना वो कहाँ पे लेके जाते हैं बेटा, हमेशा ऊपर की तरफ। तो निम्न ऊर्जा कक्षक तो कौन से वाले होंगे बेटा, एक तो DZ2, और कौन सा है, सॉरी ये उच्च ऊर्जा कक्षक होते हैं। तो उच्च अष्टफल के क्षेत्र पढ़ रहे हैं ना अपन, तो देखो आप एक बार दोबारा, भाई नीचे की तरफ लिखेंगे ना तो ऊपर की तरफ तो उच्च ऊर्जा कक्षक आएंगे, कौन से वाले आएंगे, ईजी वाले, ठीक है ना। और नीचे की तरफ कौन से आएंगे बेटा, T2G वाले। तो T2G वाले कितने होते हैं अपने, 3 होते हैं। तो देखो आप एक बार, ईजी का मतलब तो क्या होता है, उच्च ऊर्जा कक्षक होता है, और T2G का मतलब क्या होता है बेटा, निम्न ऊर्जा कक्षक होता है। तो हमेशा याद रखना, देखो 2 प्रकार का होता है, कंफ्यूजन मत होना, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, टाइम लगेगा। देखो एक तो अष्टफल के क्षेत्र होता है बेटा, आपने 12वीं में पढ़ा होगा, एक तो अष्टफल के क्षेत्र होता है, ठीक है ना। और दूसरा कौन सा होता है बेटा, चतुष्फल के होता है। एक तो अष्टफल के होता है, दूसरा कौन सा होता है, देखो चतुष्फल के होता है। तो अष्टफल के क्षेत्र और चतुष्फल के क्षेत्र में इनका सिस्टम अलग अलग होता है। मैं आपको बता दूं एक बार, जैसे ये आपने डायग्राम बनाया ना बेटा, तो ये डायग्राम किसका बनाया आपने, अष्टफल के क्षेत्र का बनाया। अष्टफल के क्षेत्र में क्या होता है, T2G को निम्न ऊर्जा कक्षक बोलते हैं, ठीक है ना, तो वो नीचे की तरफ आएगा। और जो ईजी होता है ना, तो ईजी को क्या बोलते हैं अपन, उच्च ऊर्जा कक्षक बोलते हैं, ठीक है ना, तो वो ऊपर की तरफ आएगा। लेकिन यही बात क्या होती है बेटा, चतुष्फल के में विपरीत हो जाती है। फिर उसमें क्या होगा, जो ईजी रहेगा ना नीचे की तरफ आएगा, तो ईजी को अपन क्या बोलेंगे, उसमें निम्न ऊर्जा कक्षक बोलेंगे। और जो T2G होगा ना वो कहाँ पे चला जाएगा बेटा, ऊपर की तरफ चला जाएगा, तो T2G को क्या बोलेंगे, उसमें निम्न ऊर्जा कक्षक, मतलब विपरीत हो जाते हैं कुल मिला के, ठीक है ना। तो अपन अष्टफल के क्षेत्र की बात करते हैं बेटा। तो अष्टफल के क्षेत्र में क्या होता है, मैं आपको रीजन समझाता हूँ डायरेक्टली। प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्व क्या होते हैं बेटा, ताप से अप्रभावित होते हैं। ताप से अप्रभावित होने का सीधा सा अर्थ होता है बेटा कि प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों में प्रभावी विपाटन संपन्न नहीं होता। प्रभावी विपाटन का मतलब क्या होता है, सीधी सी भाषा में बात करें कि विपाटन तो होता है, विपाटन का मतलब क्या होता है कि जब लिगेंड है ना डी कक्षकों पे अटैक करेगा ना, तो डी कक्षक है ना 2 भागों में तो बढ़ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन 2 भागों में बंटने के बाद जब आप इलेक्ट्रॉन भरोगे ना, तो इलेक्ट्रॉन सर्वप्रथम कहाँ पे भरे जाते हैं, निम्न ऊर्जा कक्षकों में भरे जाते हैं, ठीक है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, जब निम्न ऊर्जा कक्षकों में भरे जाएंगे ना, तो इनका संक्रमण क्या होता है, नीचे से, मतलब निम्न ऊर्जा कक्षक से उच्च ऊर्जा कक्षकों में कम मात्रा में होता है, ध्यान रखना। तो ये प्रभावी विपाटन संपन्न होगा। अगर मान लो जब आप इलेक्ट्रॉनों को निम्न ऊर्जा कक्षकों में भरोगे और निम्न ऊर्जा कक्षक से इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर तेजी से उच्च ऊर्जा कक्षकों में चले जाते हैं, इसका मतलब इलेक्ट्रॉनों का संक्रमण क्या हो रहा है बेटा, तेज गति से हो रहा है। भाई अगर मान लो कोई इलेक्ट्रॉन है ना निम्न ऊर्जा कक्षकों से उत्तेजित होकर तेज गति से अगर मान लो उच्च ऊर्जा कक्षकों में चला जाता है, इसका मतलब क्या हो रहा है, प्रभावी विपाटन तेज गति से हो रहा है, ठीक है ना। बट अगर मान लो जब निम्न ऊर्जा कक्षकों से इलेक्ट्रॉन है ना उच्च ऊर्जा कक्षकों में मतलब कभी कभी जाता है या कम मात्रा में जाता है ना, तो वो प्रभावी विपाटन नहीं होता। तो अपन ने डायरेक्ट लिखा है बेटा कि प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्व ताप से अप्रभावित नहीं होते, ठीक है ना, क्योंकि इसका रीजन ये होता है कि प्रथम संक्रमण श्रेणी में प्रभावी विपाटन संपन्न नहीं होता, जबकि द्वितीय और तृतीय संक्रमण श्रेणी के तत्व होते हैं ना वो ताप से क्या होते हैं बेटा, अधिक प्रभावित होते हैं। उसका रीजन क्या होता है कि उसमें विपाटन तो होगा द्वितीय और तृतीय संक्रमण श्रेणी में, बट कौन सा वाला होगा बेटा, प्रभावी विपाटन होगा। प्रभावी विपाटन का मतलब क्या होता है कि जो निम्न ऊर्जा कक्षकों के इलेक्ट्रॉन होते हैं ना वो ताप में आप थोड़ी सी वृद्धि करोगे ना, जैसे आप ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है बेटा, अब आप इस अयुग्मित इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हो, हीट कर रहे हो, ठीक है ना। तो हीट कर रहे हो, बट आप कौन से टेम्परेचर पे हीट कर रहे हो बेटा, बिल्कुल लो टेम्परेचर पे हीट कर रहे हो, ठीक है ना। तो ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है और इस अयुग्मित इलेक्ट्रॉन को आप बिल्कुल लो टेम्परेचर पे हीट करोगे ना, मतलब ताप में अल्प वृद्धि करने पर, तो ताप में अल्प वृद्धि करोगे ना जिसमें ये इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एक कक्षक से दूसरे कक्षक में चला जाता है। इसका मतलब इसका संक्रमण क्या हो जाता है, निम्न ऊर्जा कक्षक से मतलब थोड़े ताप में क्या हो जाता है, उच्च ऊर्जा कक्षक में हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है बेटा, ये प्रभावी विपाटन संपन्न करता है और प्रभावी विपाटन संपन्न होता है जिसके कारण ये क्या होते हैं, ताप से अधिक प्रभावित होते हैं, ठीक है ना।
तो आप इसका रीजन याद रखना बेटा। भले से आपके क्वेश्चन आए, आप आगे से थोड़ा सा चुंबकीय गुणों की डेफिनेशन वगैरह लिख देना। प्रथम संक्रमण श्रेणी में एक निरस्त हो जाती है और एक बचती है, वो लाइन लिख देना। दूसरी बात, आप ये थोड़ा सा समझाया ये भी लिख सकते हो, ठीक है ना। और मेन लाइन है तो जो आप भी लिखा है वो वाली होगी सही। वे प्रथम संक्रमण श्रेणी ताप से अप्रभावित रहती है और द्वितीय और तृतीय संक्रमण श्रेणी के तत्व ताप से अधिक प्रभावित रहते हैं। तो उसका रीजन लिखा ही दिया मैंने कि टेम्परेचर में अगर मान लो थोड़ी सी वृद्धि करेंगे ना, जिसमें वो प्रभावी विपाटन संपन्न करेंगे, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन एक कक्षक से दूसरे कक्षक में क्या हो जाएंगे, मतलब संक्रमण कर जाएंगे, ठीक है। तो बेटा रिप्लाई करो, समझ में आया? यस सर। कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो बेटा, आप है ना, मतलब अभी अपन है ना समझेंगे तो वो आप है ना थोड़ा सा एक टॉपिक डालो, फिर कल आते ही समझा देंगे उसको भी भले से, ताकि आप नहीं तो कहोगे सर लिखाते ही 4-5 लाइन है और हो जी, ठीक है ना। एक टॉपिक में इतना टाइम लगता है, तो भले से आप थोड़ा सा और लिख लो आज। तो नेक्स्ट टॉपिक डालो बेटा आप जल्दी से। नेक्स्ट टॉपिक डालो आप, रंग तथा स्पेक्ट्रमी व्यवहार। फिर इसको अपन कल एक साथ आते ही समझ लेंगे। थोड़ा सा लिख लेते हैं अभी अपन, रंग तथा स्पेक्ट्रमी व्यवहार। पहले समझा नहीं रहा हूं मैं, रंग तथा स्पेक्ट्रमी व्यवहार। चुंबकीय गुणों के बाद नेक्स्ट टॉपिक डालो बेटा, रंग तथा स्पेक्ट्रमी व्यवहार। रंग तथा स्पेक्ट्रमी व्यवहार। रंग तथा स्पेक्ट्रमी व्यवहार। तो इसमें लिखो बेटा एरो लगा के आप, रंग तथा स्पेक्ट्रमी व्यवहार एरो लगा के लिखना। इसमें विभिन्न संक्रमण धातुओं के यौगिक, विभिन्न संक्रमण धातुओं के यौगिक अपने विलयनों में, विभिन्न संक्रमण धातुओं के यौगिक अपने विलयनों में, विभिन्न संक्रमण धातुओं के यौगिक अपने विलयनों में अलग अलग रंग, विभिन्न संक्रमण धातुओं के यौगिक अपने विलयनों में अलग अलग रंग उत्पन्न करते हैं, अपने विलयनों में अलग अलग रंग उत्पन्न करते हैं, अलग अलग रंग उत्पन्न करते हैं तथा विशेष प्रकार के, तथा विशेष प्रकार के अवशोषण स्पेक्ट्रम, तथा विशेष प्रकार के अवशोषण स्पेक्ट्रम, तथा विशेष प्रकार के अवशोषण स्पेक्ट्रम का निर्माण करते हैं, तथा विशेष प्रकार के अवशोषण स्पेक्ट्रम का निर्माण करते हैं, तथा विशेष प्रकार के अवशोषण स्पेक्ट्रम का निर्माण करते हैं, जिनकी व्याख्या, इसी में लिखना बेटा कंटिन्यू, जिनकी व्याख्या दृश्य क्षेत्र में, जिनकी व्याख्या दृश्य क्षेत्र में संपन्न होने वाले, जिनकी व्याख्या दृश्य क्षेत्र में संपन्न होने वाले, जिनकी व्याख्या दृश्य क्षेत्र में संपन्न होने वाले डीडी संक्रमण, जिनकी व्याख्या दृश्य क्षेत्र में संपन्न होने वाले डीडी संक्रमण, डीडी संक्रमण तथा सीटी संक्रमण, सीटी संक्रमण का पूरा नाम आप जानते हो बेटा, फिर समझाऊंगा जब बताऊंगा मैं। जिनकी व्याख्या डीडी संक्रमण और सीटी संक्रमण मतलब चार्ज ट्रांसफर, सीटी संक्रमण के आधार पर डीडी संक्रमण तथा सीटी संक्रमण के आधार पर की जाती है, डीडी संक्रमण तथा सीटी संक्रमण के आधार पर की जाती है। फिर नेक्स्ट लाइन से लिखो बेटा, नेक्स्ट लाइन से स्टार डाल के लिखना, प्रथम संक्रमण श्रेणी की तुलना में, नेक्स्ट लाइन से स्टार डाल के लिखना, प्रथम संक्रमण श्रेणी की तुलना में, प्रथम संक्रमण श्रेणी की तुलना में
द्वितीय तथा तृतीय संक्रमण श्रेणी प्रथम संक्रमण श्रेणी की तुलना में द्वितीय तथा तृतीय संक्रमण श्रेणी प्रथम संक्रमण श्रेणी की तुलना में द्वितीय तथा तृतीय संक्रमण श्रेणी के संकुलों द्वितीय तथा तृतीय संक्रमण श्रेणी के संकुलों के धातु यौगिक प्रथम संक्रमण श्रेणी की तुलना में द्वितीय तथा तृतीय संक्रमण श्रेणी के संकुलों के धातु यौगिक अधिक गहरे रंग संकुलों के धातु यौगिक अधिक गहरे रंग तथा जटिल स्पेक्ट्रम का निर्माण करते हैं। अधिक गहरे रंग तथा जटिल स्पेक्ट्रम का निर्माण करते हैं। अधिक गहरे रंग तथा जटिल स्पेक्ट्रम का निर्माण करते हैं। जटिल स्पेक्ट्रम का निर्माण करते हैं। फिर आगे लिखना बेटा इसमें जिसकी व्याख्या निम्न पदों में संभव होती है। 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 तो बेटा ये जो स्टार्ट लिखा है अभी सेकंड वाला इसको भी अंडरलाइन कर लो। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है अधिकतर, मतलब सीधा सीधा ही पूछा जाता है बेटा भाई प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्व द्वितीय संक्रमण मतलब द्वितीय और तृतीय संक्रमण श्रेणी के तत्व प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों की अपेक्षा अधिक रंगीन तथा जटिल स्पेक्ट्रम का निर्माण करते हैं। इस कथन को समझाइए। तो इसको अपन विस्तार से समझेंगे बेटा कल, ठीक है ना। आज समझेंगे तो समझ में आएगा भी नहीं अभी, ठीक है ना। कल लिखेंगे भी सही और समझेंगे भी सही। हाँ संडे को टेस्ट है ना बेटा तुम्हारे। आज संडे को टेस्ट है बेटा तुम्हारे, और तुम्हारे मतलब 1.5 या 2 घंटे की क्लास जो भी है ना, मतलब कल टाइम बता दूंगा मैं आपको। जो भी बेटा जिसने भी फर्स्ट यूनिट नहीं पढ़ी है ना, फर्स्ट यूनिट नहीं पढ़ी है, किसी ने थर्ड यूनिट नहीं पढ़ी है, तो इस संडे को जितना भी हो पाएगा ना 1.5 घंटे और 2 घंटे की क्लास में बेसिक चीजें, ऐसा नहीं है देखो भाई आपको नोट तो मिल ही गए होंगे, ठीक है, तो लिखने का तो मैटर रहेगा ही नहीं। तो जिसके जितना भी छूट रहा है ना, मतलब फर्स्ट यूनिट भाई एक संडे को 1 यूनिट हो सकती है बेटा 2 घंटे में, ठीक है। फिर नेक्स्ट संडे आएगा तो दूसरी यूनिट पढ़ा देंगे। तो ध्यान रखना बेटा आप संडे को कहीं भी मामा जी वगैरह के घूम नहीं जाए, ठीक है ना। एक तो था संडे आता है कहीं कहीं मामा जी वगैरह के चल जाओ, ठीक है ना, फिर क्योंकि टाइम नहीं मिलता बेटा मुझे, ठीक है ना। तो ये संडे के दिन आपके मतलब 2 घंटे की क्लास ले लूंगा मैं, और आपके जो भी फर्स्ट यूनिट का मैटर छूट रहा है ना वो आप है ना समझ में आ जाएगा आपको। तो ध्यान रखना जिसने भी नहीं पढ़ा वो संडे को यहीं रहे, क्योंकि टेस्ट भी तो देना ही है तुम। तो मामा जी के मत जाओ कोई भी, है ना। तो बेटा किसी को आज का पढ़ाया उसमें तो दिक्कत नहीं है, किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो अभी, बाकी फिर कल पूछ लेना, ठीक है। ओके गुड बाय बेटा। अब यार वो पूरे साल में पढ़े होंगे नए से पेपर से, गाना पढ़े था कि कल तो करे भाई। आज हमारे तो बोला था प्रमोट होंगे, सबको याद कर, हमने तो पूरा सिलेबस कराया, पूरे साल में पढ़े तो पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। बेटा एक लड़का ऐसा पता नहीं था कि नाम पेपर होंगे, पूरा पब्लिक ना पहले दिमाग लगा दिया था कि वही, ठीक है ना। फिर हमने तो पढ़ाया था, तो वो थोड़ी बहुत तो पढ़ाई हो गई यार, उसमें क्या है। अब कोरोना में तो क्या है गवर्नमेंट को क्या
थोड़ी सी आपको कुछ पढ़ने में डिफिकल्टी हो सकती है। एक बात करता है, निकाल गुड मॉर्निंग। ऑफिस वाले ठीक है ठीक है। हाँ
हाँ, आवाज आ रही क्या सभी को? यस सर, आ रही। ठीक है, तो रजिस्टर निकालना है ना? ठीक है। हाँ जी, एक्सरसाइज तो हम चल रहे थे, चैप्टर नंबर 6 अचर गुणांक वाले रेखिक अवकल समीकरण। हल आप देख चुके थे। हल कैसा लिखना है? y इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। सी एफ निकालना हमने सीख लिया था और पी आई हम निकाल रहे थे। तो अलग अलग एक्सरसाइज में अलग अलग क्वेश्चन या अलग अलग टाइप आपके पास आ रहे थे। अभी तक आपने लगभग इसमें जो मेन जो पार्ट है ना, मेन जो टाइप है वो सभी पढ़ ली, ये मान के चलो, है ना। इसके अलावा जो भी आपको देखने को मिलेगा या तो अनइम्पोर्टेंट पार्ट होगा या फिर इसी से बनेगा। ठीक है, क्लियर? वैसे एक ही एक्सरसाइज बची है मेनली, तो जी एच एक्सरसाइज है ना, वो तो इम्पोर्टेंट है ही। वो एक्सरसाइज हमको तभी आएगी, उसके क्वेश्चन हम तभी कर पाएंगे जब आपको पीछे की एक्सरसाइज आती होगी। अगर आपको पीछे की एक्सरसाइज के मेथड नहीं आते तो फिर आपको एच एक्सरसाइज में भी दिक्कत आएगी। ठीक है, तो रिवाइज करते हुए चलना। तो पहले तो ये बताओ, जो जी एक्सरसाइज चल रही थी उसमें किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो वो बोलो, नहीं तो फिर आगे चलेंगे हम, है ना। फिर एक तो हम आगे जाते हैं, फिर वापस पीछे के क्वेश्चन करते हैं। उससे अच्छा है जो एक्सरसाइज हमारी चल रही थी। हाँ बोलो, क्या हुआ? क्वेश्चन 1 1 में नहीं, 8 में। ठीक है, 1 मिनट में निकाल लेता हूँ इसको एक्सरसाइज। हाँ, 8 नंबर क्वेश्चन जिसके RHS में x स्क्वायर इंटू कोसेक्स आ रहा है। क्या हुआ इसमें? आंसर मैच नहीं कर रहा या हुआ ही नहीं? आंसर नहीं आ रहा सर। आंसर आ ही नहीं रहा या मैच नहीं कर रहा? मतलब सॉल्व नहीं हो रहा बीच में से यूँ? नहीं सॉल्व तो हो गया पर आंसर मैच नहीं कर रहा। आंसर मैच नहीं कर रहा, तो एक बार मैं आंसर देख लेता हूँ पीछे ना, हो सकता है आंसर में कुछ करेक्शन। ठीक है, आठ नंबर के आंसर में तो कुछ भी करेक्शन नहीं लिखा हुआ है यहाँ पे, है ना। और भी बच्चों ने सॉल्व किया क्या क्वेश्चन नंबर 8? नहीं किया तो करना है क्वेश्चन नंबर 8 कर लिया। आगे आंसर तो आ तो रहा है बच्चों के आंसर। या तो ऐसे चेक कर ले, कर रखा तो लाओ नोट्स में, इनमें से चेक कर लेते हैं। इन्होंने सॉल्व तो कर ही रखा है। बस बैठ जा ऐसे दे दे, मेरे को दे दे, निकाल। और भी जिन बच्चों को जहाँ पे डाउट है ना, क्वेश्चंस बता दो आप, फिर आगे चलेंगे हम इसके बाद, क्योंकि इसमें काफी क्वेश्चंस कर चुके हैं, ध्यान रखें आप, है ना। 8 बोल रहा हूँ बेटा, 8 क्या निकाला है? 7 निकाला तो 8 ये। हाँ हाँ बोलो, इसमें क्या दिक्कत आ रही है? मतलब सबसे पहले तो CF तो निकल ही गया होगा, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। CF तो निकल गया ना। PI निकालने गए तो क्या कॉमन लिया हमने डिनोमिनेटर में? हर में क्या कॉमन लिया हमने? -2। हाँ ठीक है, फिर आगे सॉल्व करने लगे आप। तो सॉल्व करने के बाद कहाँ तक आप पहुंचे? ये स्टेप आ गई थी हमारी, -e⁻iota_x/2 और x² + 2x iota -1। ऐसा कुछ आ रहा है कि देखो, जहाँ पे लास्ट में आपको मल्टीप्लाई करना है वहाँ पे, या ऐसा नहीं आ रहा?
बाकी और बच्चे जिनका माइक ऑन हो रहा है, डाउट नहीं पूछना तो माइक बंद कर लो, है ना। हाँ, ऐसी स्टेप आ रही क्या बोलो, जिनके 8 नंबर में प्रॉब्लम है बोलो। नहीं आ रहा सर। ऐसा नहीं आ रहा तो कहाँ पे मिस्टेक चल रही है। ये जब स्टार्टिंग में आपने ई पावर आयोटा एक्स पार लिया होगा तो ऐसा बचना चाहिए, ई पावर आयोटा एक्स 1/d प्लस आयोटा होल स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर। ये बच रहा है क्या, इसी के आगे सोल्व करने लगे हम। हाँ ये तो आ रहा है। तो इसके बाद कहाँ गलती कर रखी है, तो आपने ये कैंसिल तो नहीं कर रखा है बी स्क्वायर आयोटा स्क्वायर वाला ही -1 तो -2 बनेगा ये। नहीं -2 कॉमन लिया होगा, ले लिया -2। हाँ कॉमन लेने के बाद आप 1 प्लस माइनस साइड ही ऊपर लेके गए होंगे। चलो ठीक है, मैं बताता हूँ आपको स्टेप। ये वाली स्टेप देखो, ये आपके पास आपने जब -2 बाहर लिया था उसके बाद आपके पास ऊपर ले जाने के बाद बात कर रहे हैं, जो मान बचना चाहिए वो बचना चाहिए आपके पास कितना, d स्क्वायर प्लस 2d आयोटा बाई 2 और इस पर पावर बचनी चाहिए कितनी, -1। आपने भी पावर गलत लगा रखी है ना, प्रसार तो सही कर रखा है, लिख गलत रखा है। हाँ ऐसा, ये बोलो ये आ रहा है क्या, देखो -2 आपने ये -1 और -1 -2 बना होगा, तो -2 कॉमन लोगे तो वो 1 तो ये रहा और इसमें -2 का भाग जाएगा ना, ये आ रहा है। हाँ फिर इसके बाद अगर ये आ रहा है तो फिर तो गलती होने के चांसेस कम ही लग रहे हैं। आप अगर इसका प्रसार करोगे तो देखो 1 प्लस ये 1 माइनस एक्स होल पावर -1 वाला प्रसार है ना, तो 1 प्लस एक्स, ठीक है। फिर प्लस एक्स स्क्वायर, यही किया हमने बोलो, तो इसके आगे वाली टर्म हटा दी क्या हमने, बोलो 1 माइनस होल पावर, गलती कर दी, प्रसार में गलती कर दी हमने, तो प्रसार का ध्यान रखें। 1 माइनस एक्स होल पावर -1 के प्रसार को जब आप सोल्व करोगे तो ये आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ऐसा। तो इसमें ध्यान रखना, ये जो एक्स स्क्वायर आ रहा है मतलब आपको डी की 2 घात तक जाना है ना, तो इसके आगे वाला भी सोल्व होगा। इसके आगे वाले में एक पद डी स्क्वायर वाला आएगा, ध्यान रखना इस चीज का, यहीं पे मत रोक देना इसको। डी स्क्वायर प्लस 2d आयोटा बाई 2 आएगा इसका होल स्क्वायर। तो इसको जब मैं सोल्व करूंगा तो उसमें प्लस 1/4 तो चल ही रहा है ये सब में, एक पद इससे भी मतलब नहीं है, 2ab से भी मतलब नहीं है, लेकिन वो जो बी स्क्वायर है वो आपके काम का ध्यान रखना, ठीक है। कितना बनेगा वो 4d स्क्वायर आयोटा स्क्वायर -1, तो ये। इसके बाद आप चाहो तो यहाँ डैश लगा दो, ये लिख लेना 2 पद तो बच रहे और पीछे डैश लगा देना, लेकिन ये पर आपके काम का ध्यान रखना, इसको मत छोड़ देना। अरे ऐसे क्वेश्चंस पीछे भी तो किया हमने, नई एक्सरसाइज नहीं है ये, ठीक है। x पावर n वाले क्वेश्चंस हमने पीछे भी किए हैं, है ना। उसके बाद में e पावर ax के साथ x पावर n आया था, उसमें भी किया आपने x पावर n। और ये जो एक्सरसाइज चल रही है जिसमें x पावर n के साथ cos ax या x पावर n के साथ sin ax चल रहा है, इसमें भी आप ऐसा कर रहे हो, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए हमको कहाँ तक ओपन करना। हाँ और बोलो, किसी को डाउट हो तो। जी एक्सरसाइज या इससे पहले जो भी एक्सरसाइज की क्वेश्चन आपने किए वो अगर किसमें, ये 6 वाला जो क्वेश्चन है इसमें sin स्क्वायर एक्स है ना, 6 वाले क्वेश्चन में x sin स्क्वायर एक्स आ रहा ना, तो ये sin स्क्वायर एक्स इससे पहले भी बात हुई थी, है ना। पीछे जब आपके पास cos x और sin x वाले में हमने जब सॉल्व किया था, ये आपके पास आ रहा है x